ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। डेमोक्रेसी के अंदर मेरा मानना है कि जब कुछ सरकार बनती है तो अगले चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस जनता के सामने रखती है कि हमारी उपलब्धि रही है, हमने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, ये वादे पूरे कर पाए, कुछ वादे पूरे नहीं कर पाए, लेखा जोखा बताया जाता है, फिर वोट मांगे जाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ये अप्रोच है। वैसे दो लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। उनकी अप्रोच एक अजीब है कि वो चाहे महाराष्ट्र में जाते हैं चाहे हरियाणा में आते हैं, वो नेशनल भावात्मक मुद्दे उठा के बात करते हैं। इसके मायने उनके पास गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बताने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। इस प्रकार की भावना लोगों में भावात्मक मुद्दे रख के, राष्ट्रवाद को लेके, धर्म के नाम पे राजनीति को लेके और सेनाओं के पीछे छिप करके वो लोकसभा चुनाव जीत गए, अब धारा 370 मिला दिया उसमें अंदर। इस रूप में वो पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कब तक वो इस प्रकार की भावात्मक मुद्दे उठा करके जनता को गुमराह करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सेना का पराक्रम की बात करें तो आप सबको मालूम है कि चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ में, 71 के तो अंदर इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 93,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए। वो भी वो माहौल था वो जमाने का, पर उसकी कोई चर्चा नहीं करते। मोदी जी ने आज तक 6 साल में कभी चर्चा नहीं करी पहले भी क्या क्या हो गए हैं, उपलब्धि है, और कहते हैं कि 70 साल में क्या क्या कांग्रेस ने। हम कहते हैं 70 साल में आज सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, आज हम कहां के कहां पहुंच गए। इसरो बन गया 50 साल पहले, उसकी उपलब्धि है। मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, चंद्रमा पे जाने की बात हो रही है। 100 उपग्रह एक साथ छोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये उपलब्धि है? 4 साल में हुई, 4 महीने हुई, कोई जवाब उनके पास नहीं है। पर 70 साल में क्या किया? मैंने कहा 70 साल में हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे और वहां पर सैनिकों के शासन बार बार, प्रधानमंत्री को जेल, जुल्फिकार भुट्टो को तो जेल भेज के बाद में फांसी भी लटका दिया। हमारे यहाँ 70 साल में कांग्रेस के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी ने सानिध्य में बैठ के जो राजनीति की, त्याग बलिदान की, जेलों में जाने की, अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया और 70 साल तक इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, सरदार बेंसिंह ने जान दे दी, और देश को एक रखा, अखंड रखा और लोकतंत्र कायम रखा। अगर लोकतंत्र कायम नहीं रहता तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बनते? इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। डेमोक्रेसी है आज, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन पाए, पर आज उनके प्रधानमंत्री काल में जिस प्रकार से भय का माहौल, आक्रोश का माहौल, हिंसा का माहौल जो देखने को मिल रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आज डेमोक्रेसी लगता है कि समाप्त हो रही देश से। 49 हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने अगर मान लो शिकायत की प्रधानमंत्री जी से, लीचिंग हो रही है, मॉब लीचिंग हो रही है, उनको अब राष्ट्रद्रोह के केस बन सकते हैं देश के अंदर। दुनिया के मुल्कों ने क्या सोचा होगा? हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यही स्थिति आ गई है कि राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दायर कर दो लोगों पे। इन हालातों में मुल्क चल रहा है, सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही है, जुडिशरी पे दबाव है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स दबाव में काम कर रहे हैं और मोदी जी जिस प्रकार से विदेश जाकर के पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, आजादी के बाद में कभी ऐसी परंपरा दुनिया में रही नहीं
और अगली सरकार ट्रंप सरकार, अगर मान लीजिए वाजपेयी जी बने थे विदेश मंत्री 77 में, जब मोरारजी भाई देसाई बने प्रधानमंत्री, तब उन्होंने कहा विदेश नीति वही रहेगी जो कांग्रेस शासन के वक्त में थी। और इन्होंने क्या किया, अगली सरकार ट्रंप सरकार, अगर इसका मतलब मान लो पार्टी दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो आपके देश के साथ क्या रिश्ते रहेंगे। महात्मा गांधी की बात करते हैं लोग, 50-60 साल तक महात्मा गांधी की बात कभी नहीं की इन्होंने, ना सरदार पटेल की। सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, आरएसएस ने लिख के दिया था कि हम जिंदगी में कभी भी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, सांस्कृतिक दल के रूप में काम करेंगे। अब ये महात्मा गांधी पे कब्जा कर रहे हैं, सरदार पटेल पे कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं तीनों को इन्होंने कभी नहीं माना। अब मैं इनसे कहना चाहूंगा, अगर आपको समझ में आ गई ये 50-60 साल बाद में, तो आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कि हम पहले महात्मा गांधी को समझ नहीं पाए थे, हमारी भूल हुई है, अब हम उनको अपना रहे हैं, और वो भी दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, खाली जुबान से। वरना जब मिस्टर ट्रंप ने कहा अमेरिका में कि ये हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता है, उसी वक्त मोदी जी को टोकना चाहिए था मिस्टर ट्रंप को कि मिस्टर ट्रंप, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही राष्ट्रपिता वो है महात्मा गांधी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके मायने कि आप अमेरिका ने राष्ट्रपिता बन के आ गए यहां पर, और राष्ट्रपिता के रूप में आपको स्वागत करवा दिया वहां पर। एयरपोर्ट में स्वागत कैसा हो सबको मालूम है। इस रूप में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के राजनीति कर रहा है, वो देश को कहां ले जाएगा, ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। और मेरा मानना है कि पीएमओ जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जब से सरकार आई 14 में, तब से सारे राज्यों में कौन कांग्रेस का नेता या सिंपैथाइजर, इंडस्ट्री स्टोर चाहे वो नेता हो, उनको कैसे फंसाया जाए, उसकी पूरी मॉनिटरिंग पीएमओ से हो रही है। और चुन चुन करके ईडी एक बहुत बड़ा हथियार इनके हाथ में लग गया है। पहले लोग ईडी का नाम ही नहीं जानते थे, अब हर व्यक्ति के जुबान पे ईडी आ गई है। तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी और डेमोक्रेसी कहाँ है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा लोकतंत्र में आरएसएस जिस प्रकार बिहेव कर रही है, आपको याद होगा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, आज संजय गांधी के जमाने में लोग कहते थे संजय गांधी तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम कर रहा है 77 के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ, आज आरएसएस जो है उसके बगैर पूछे आप किसी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, आप केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। इसके मायने है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में आपके वो लोग हैं जो नागपुर में जिनका हेडक्वार्टर है, उनके इशारों पे, उनके पहले आपको रिपोर्ट कार्ड उनको दिखाना पड़ता है देश को दिखाने के पहले। तो संविधान के ऊपर भी सत्ता काम कर रही है, और देश के दुर्भाग्य, पता नहीं देश को कहां ले जाएंगे ये लोग, कोई सोच नहीं सकता। डेमोक्रेसी में इनका विश्वास खुद का नहीं है, फासिस्टी लोग हैं। अगर अमित शाह ये कहे कि हम देश में 50 साल राज करेंगे, तो मेरा मानना है कि इनकी जो मंशा है वो डिक्टेटर बनने की है, चाइना की तरह राजनीति करने की है, जहां सिर्फ एक पार्टी के शासन है, और सामने वाली पार्टी जो डमी पार्टी है, जो सत्ता वाली पार्टी की सर में चलती है, वो पार्टी ये चाहते हैं सब पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए देश से। उसी ढंग से इन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया है। एआईसीसी हमारे अकाउंट सेक्शन में ताले लग जाए, कर्मचारियों को, अधिकारियों, अकाउंटेंट को आप जाके छापे डलवा दो चुनाव चलते हुए। शरद पवार के ऊपर 5 साल कोई केस नहीं था, अचानक उनके ऊपर केस आ गया, ईडी का आ गया, और आप देखो क्या तमाशा हुआ, वीडियो करना पड़ा ईडी को, वहां पर डिफेंस में आ गई सरकार। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात आज देश में बन चुके हैं वो बहुत चिंताजनक है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और उसी रूप में मैंने कहा आपको कि जिस रूप में इन्होंने असहमति को दबाया है लोकतंत्र में, चाहे विपक्षी पार्टी हैं, चाहे असहमत रखने वाले लोग हैं, उनकी बात सुनी जाती है, इनका विश्वास उसमें नहीं है। तो जो बात इनके दिमाग में आ गई, लागू कैसे करें, जो 370 लागू किया इन्होंने अचानक ही। अरे आप इस काम को भी अगर विपक्षी पार्टी से बात कर लेते, जम्मू कश्मीर के जो नेता उनसे बात कर लेते, चाहे आप उनकी बात नहीं मानते कोई बात नहीं,
अगर आपने तय कर लिया, आपके मैनिफेस्टो में है, तो आप अपनी बात पर अड़े रहो। पर डेमोक्रेसी है देश के अंदर, डेमोक्रेसी में अगर आप उनको इन्वॉल्व करते कि भाई देखो हम इस काम से हटाना चाहते हैं 370, जिससे कश्मीर का भला होगा, लोगों का भला होगा, विकास होगा, जो भी आपको कहना है, आप उनको इन्वॉल्व तो करते कम से कम। बिना इन्वॉल्व किए हुए आप लोगों ने एक साथ में अचानक ही पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया और पास करवा दिया। तो जिस रूप में इन्होंने ये फैसला किया है, उसको लेके कंट्रोवर्सी पैदा हुई देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी। ये कोई मामूली फैसला नहीं इनका, इसको लेके दुनिया में भी कई तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। अगर 70 दिन तक इसे बंद कर दो, किसी राज्य के लोगों को बंद कर दो आप, ये दुनिया में इतिहास में कोई घटना कहीं हुई नहीं है। मिलिट्री और आर्मी के धमकाने के आधार पर बंद कर दिया गया उन लोगों को। क्या आप सोचते हो हमारे देश की इमेज बनी है? आज अगर मोदी जी जाते हैं, उनको वाहवाही हो रही थी, तो 70 साल की मेहनत कांग्रेस की थी, उसके कारण हो रही थी। जो हमारी उपलब्धि रही है विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, विकास के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके कारण से देश का जो महाशक्ति की तरफ बढ़ी है। इंदिरा गांधी ने 74 में परमाणु विस्फोट कर दिया पोखरण में, राजस्थान के अंदर ताकत बनी हमारी है। राजीव गांधी ने कहा हम 21st सेंचुरी में जाएंगे, आज मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर क्रांति कर चुके देश के अंदर। उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ा, नौजवानों को बढ़ा जो जाके वहां काम कर रहे हैं। 25 रुपए इन्होंने बिहेव किया, वो मैं समझता हूँ किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। सारी संस्थाएं बनी है आजादी के बाद में, IIT हो, IIM हो, एम्स हो, इसरो हो। ये कहते कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। बड़ी अजीब बात है कि मुझे तो लगता है कि पंडित नेहरू का साइंटिफिक टेम्परामेंट था, जिसको लेके पूरे देश को, दुनिया को गर्व था, जिसने पूरी दुनिया में पंचशील के सिद्धांत लेके आए, थर्ड वर्ल्ड के जेल बने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा किया। उनके बारे में नौजवान बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार गुमराह किया जा रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। GST के लिए रातों 12 बजे तमाशा किया गया देश के अंदर। कांग्रेस GST लेके आई थी, 1 नेशन 1 टैक्स। उसी बजाय इन्होंने तमाशा करके 12 बजे नई आजादी मिल रही है टैक्स रिफॉर्म्स में। आज स्थिति ये हो गई राज्यों की, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं राजस्थान जाता हूं, आज जो रेवेन्यू कम हुई है, क्योंकि 3-4 तरह की GST बना दी, 2 साल से उसमें सुधार करते आ रहे हैं। उसके कारण से आज हमारी स्थिति ये हो गई कि राज्यों को जो मिलते हैं, ग्रांट मिलती है राज्यों को केंद्र से, जो हमारा हक है, टैक्स में हिस्सा मिलता है, वो तमाम कम हो गए। राजस्थान सरकार को 7,000 करोड़ रुपए कम हो गए हैं केंद्र की इमदाद से। तो आप सोच सकते हो सब राज्यों में कम हो रहा होगा। अगर राज्यों में विकास नहीं होगा, देश का विकास कैसे होगा? तो ये स्थिति बहुत नाजुक बन चुकी है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं राज्यों पे भी, और केंद्र भी बढ़ते जा रहे हैं। और केंद्र की जो योजनाएं थी CSS की, आप सबको मालूम है, आप तो पत्रकार लोग हैं, उनमें 90 भारत का सरकार का 10% स्टेट का हुआ था, 70-30, 60-40 थे, उल्टा कर दिया है, बंद कर दिया। आप खुद संभालो इनको। ये आर्थिक स्थिति बर्बाद कर रहा है देश में ये सरकार, उसका परिणाम है कि हम लोग सब उससे ग्रसित हैं। खाली केंद्र नहीं है, पूरे राज्य ग्रसित हो रहे हैं। ये चिंता का बना हुआ है। 2014 में जो वादे किए थे उन्होंने, वो अभी चर्चा में नहीं है। मोदी जी खुद भी कैंपेन के वक्त में ना काला धन लाने की बात करते हैं। आपको याद दिलाऊं मैं आपको, एक भाषण में 1-1 रुपया लाऊंगा काले धन के बाहर से, आज तक 1 रुपया लेके नहीं आया। वो जो कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट जज के अध्यक्षता में, उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही देश के अंदर। ना काला धन है, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला प्रतिवर्ष। किसानों को आमदनी दुगनी कर देंगे, ये 22 सामने आ रहा है। मालूम पड़ जाएगा कि दुगनी कर दी, आधी कर दी, मालूम पड़ेगा उनको। खाद बीज सबके दाम बढ़ गए, फसल बीमा में नाटक किया गया, वो भी फेल हो गया इनका। राफेल था, राफेल के लिए राहुल गांधी जी ने जोर शोर से आवाज उठाई। अब छोड़िए क्या हुआ, कम से कम देश को तो विश्वास में लो, हमें विश्वास मत लो। एक विपक्षी पार्टी के नेता को सवाल उठाता है कि भाई 526 करोड़ का प्लेन 1660 करोड़ का कैसे हो गया? इसका जवाब तो दो आप कम से कम। कोई जवाब नहीं। रिक्वायरमेंट थी 126 प्लेन की। 126 प्लेन की अगर आपको देश को रिक्वायरमेंट है इतने बड़े मुल्क में, तो आप 126 से 36 में कैसे आ गए? उसका जवाब तो दो कम से कम। बाकी छोड़ो, आपने
कितना पैसा खाया, कौन खाया, नहीं खाया, आप उसका जवाब देते हो अलग से। ये दो बातें ऐसी है जो कि आपको देश मांगता है कि भाई आप कम से कम क्या चाहते हो, उसके कोई जवाब नहीं है। और वो भावात्मक मुद्दे लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। शानदार मैनिफेस्टो है हरियाणा का आपका, मैंने देखा, उसको मैं बहुत इंप्रेस हुआ। 45 साल का मेरा अनुभव जो है राजनीति का, उस पर मैंने जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए, नवजात शिशु के लिए, महिलाओं के लिए, विकास के लिए, मैं समझता हूं बहुत शानदार मैनिफेस्टो कांग्रेस का बना है। और खट्टर सरकार जो है वो खाली जुमलेबाजी की सरकार रही है। कई बार फायरिंग हुई यहां पर, कुछ काम हो नहीं पाया है, जाते हुए लड़वाए यहां पर, ये काम हुए हैं और उसकी मार्केटिंग हो रही है, विज्ञापन के माध्यम से मार्केटिंग हो रही है। और जिस प्रकार मीडिया को जो दबा रखा देश के अंदर, वो भी खतरनाक मामला है। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, चौथा स्तंभ तो मेरे सामने बैठा हुआ है, परंतु चौथा स्तंभ जो दबाव मालिकों का और संपादकों का है, आप कितनी मेहनत कर लो, ये कितने मेरे दिखा रहे टीवी वाले, पता नहीं कितना चल पाएगा वहां पर, कितना आप लिख पाओगे, कितना छपेगा, कोई गारंटी नहीं है। ये चौथे स्तंभ की धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर। इस पर आपको हमको विचार करना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। जीडीपी की हालत क्या है आपको मालूम है, 5% आ गई, वो भी आंकड़े, उस पर भी कई तरह के डाउट पैदा होते हैं किस प्रकार, जैसे एनएसएसओ को इन्हें छिपाया चुनाव चलते हुए कि बेरोजगारी की दर कहां पहुंच गए, 40 साल नीचे आ गई, आंकड़ों को छिपाया गया और चुनाव में परिणाम जीतते ही आंकड़ों को बता दिया गया। एनएसएसओ के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, मेंबर ने इस्तीफा दिया, कैसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो एनएसओ की आंकड़े आधार पर सब विभाग अपनी स्कीमें बनाते हैं देश के अंदर, डिपार्टमेंट, राज्य अपनी योजना बनाती है, उसको इन्होंने छिपा के रखा, एकांत जिम्मेदारी इनकी थी। इसलिए ज्यादा मैं आपको इतने कहना चाहूंगा कि हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। चाहे आप चाइना के राष्ट्रपति को बुलाओ या मिस्टर ट्रंप से मिलके आओ, आप देश को बताइए कि आपके पड़ोसी राज्य, सब पड़ोसी देश जो है वो आपके खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं। और तो और एकमात्र जो हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो चाइना के साथ दोस्ती क्यों कर गया, आपको क्यों छोड़ गया, इसका जवाब दे दे मोदी जी, ये मैं चाहता हूं। राज कभी भी लगता है कि बीजेपी का नहीं है देश के अंदर, आरएसएस का है। आरएसएस का एक प्रचारक जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी रूप में देश चल रहा है। तो आपको ये मेरी कुछ भावनाएं थी, मैं आपसे शेयर की है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। एक एक करके और अपना परिचय देके कृपया करके माइक दीजिए। माइक मेरा क्वेश्चन, परवाना जी को माइक। मेरा क्वेश्चन गहलोत साहब बड़ा तेज तरह और तीखा है, माफ कीजिएगा, गुस्सा न करना उस बात का। ऐसे दिखाई दे रहा है जी, भाई सुनो कोई बात नहीं यार, डोंट वरी सर, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, आप हरियाणा तशरीफ लाया है, हरियाणा के कैपिटल में जी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने इस बार हरियाणा को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, कोई आपका सीनियर लीडर लाइक पर्टिकुलरली मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब कल आया है वो राहुल गांधी, आप ही पहली बार आया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने आना था, पोस्टपोन कर दिया, रद्द कर दिया। क्वेश्चन मेरा ये है जी कि क्या चक्कर है कि कांग्रेस ने हरियाणा को आने वाले चुनाव में बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, कांग्रेस की लीडरशिप को। पहली बात। दूसरी बात, 5 साल तक कांग्रेसी आपस में लड़ते रहे,
कहते रहे कि उनके प्रधान को बदल दीजिए, नया लाया जाए, किसी और को बनाया जाए। सर मेरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली वेरी स्पेसिफिक है, आप ये बताएं कि कांग्रेस ने इस बार हरियाणा को इस इलेक्शन में बिल्कुल प्रोपेगेंडा के लिहाज से इग्नोर क्यों किया है? आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस इग्नोर करती तो इतना शानदार मैनिफेस्टो कभी नहीं आती। आज अगर ये मैनिफेस्टो सरकार बनाते हैं आप लोग, कांग्रेस की मैनिफेस्टो रहता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हरियाणा आने वाले वक्त में देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभर के आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। इग्नोर करने वाली बात नहीं है। जहां तक पार्टी के बारे में आपने बातें कही है, ये पार्टी के अंदरूनी मामले यहाँ डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने शुरू से आखिर तक ध्यान रखा है कि हरियाणा दिल्ली के पास में भी है, इसका अपना अलग इतिहास रहा है, और मैं समझता हूँ उसको ही हमेशा कांग्रेस ने मेंटेन किया है। गहलोत साहब, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस शासित जो भी राज्य हैं, तो बीजेपी के जितने भी लीडर हरियाणा के अंदर आए हैं, उन्होंने कहा भाई जो किसान के कर्जा माफी की बात है वो हवा में थी बात, और कांग्रेस शासित जितने राज्य हैं उसमें कुछ नहीं हुआ। आप इतने पुराने लीडर हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री, तो क्या पोजीशन है, क्या असलियत है? ये बहुत ही असत्य बोलते हैं, इनकी बातों में आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आप आए राजस्थान में, हम आपको बताएंगे, किसानों से बात करवाएंगे किस प्रकार से 20 लाख किसानों के कर्जे माफ पर हुए हैं। कर्जा जो चाहे कोऑपरेटिव का था, चाहे भूमि विकास बैंक का था, तमाम कर्जे माफ हो गए, तमाम कर्जे पूरे माफ हो गए। जहां तक रहा राष्ट्रीय बैंकों का, वो केंद्र की बैंकें होती है, उस पर हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज के कर्जे माफ कर दो। राहुल गांधी जी कहते हैं बार बार 5.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर दिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के, तो क्यों नहीं आप किसानों के कर्जे भी उसी रूप में आप उनसे बार्गेनिंग करके सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं आप लोग? कुछ स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कुछ बैंकें खुद आगे आएगी, कुछ किसान खुद देगा, वो अभी तक आगे बात बढ़ी नहीं है। गहलोत साहब, गहलोत साहब, आपने फ्लो में एक ऐसी बात कही है, फ्लो में मैंने फ्लो में सोच समझ के कही है, सब बातें कही है उस फ्लो में, सोच समझ के कही है। क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थे? मैं कह रहा हूँ ये आरोप लगाते थे, वो तो नहीं था। मैं इसलिए वैसे पूछ रहा हूँ, आपने ये आरोप, आपने उनका आरोप स्वीकार कर लिया और ये मान के कि आरएसएस भी इनकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। आप मैं ही कह रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि फ्लो में आपने ठीक है, मैं फ्लो में नहीं कहा, मैंने जानबूझ के उदाहरण दिया। तो आप तो नहीं मानते ना, ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप के बगल में आप भी आरोप लगा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। उस वक्त में जो है हम लोग जब खुद स्टूडेंट थे उस जमाने के अंदर, तब इस प्रकार की बातें उड़े जाती थी बदनाम करने के लिए। आज जो है वो तो आप सब गवाह हैं। आज अगर मैं आरोप लगा रहा हूं, आरोप में आप सच्चाई है तो आप देख लीजिए, खाली आरोप झूठे तो आप फैसला कर लीजिए। आज हर वर्ग, उसमें मीडिया वाले भी हैं, ये महसूस करते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में हुक्म चलता आरएसएस का, बस इसलिए मैंने कहा। गहलोत साहब, गहलोत साहब इधर, मैं अंकित हूँ न्यूज 18 से। एक न्यूज 18 नेटवर्क 18 मैंने अभी नौकरी खत्म नहीं पड़ रहा था, पूछा मैंने। नेटवर्क 18 से हूँ अंकित। जो अमित शाह नेटवर्क 18 पे आए थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि 2014 जितने भी केस जो दर्ज हैं, ईडी के हैं, सीबीआई के हैं, वो सारे 2014 से पहले दर्ज हुए थे। एफआईआर सारी 2014 से पहले हुई थी, उनको इन्वेस्टिगेट अब हमारी सरकार कर रही है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ईडी है या सीबीआई है या दूसरी एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन सारे केस पहले रजिस्टर हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हम करा रहे हैं। देखिए, उनकी बात उन्होंने कहा कुछ केस पहले के थे, ये कहा, ये नहीं कहा सब केस, नंबर 1। नंबर 2, वो केस अगर उस वक्त दर्ज भी हुए हैं तो आप में ईमानदारी कहाँ है? आपने इस वक्त दबाव दे रखा है ईडी पर, इनकम टैक्स पर, सीबीआई पर, जुडिशरी पर, वो भी आपके सामने है। अगर सीबीआई, आज तक हमने सुना है सीबीआई छापा डालती, पुलिस पर डाल सकती है, ये सुना हमने आज तक, डाला भी कई बार। पहली बार मोदी जी के राज में, अमित शाह जी के राज में पुलिस ने छापा डाला है सीबीआई के हेडक्वार्टर पर दिल्ली के अंदर। सीबीआई के डायरेक्टर पे ऑफिस में कब्जा किया, 2 बेटे सीएसएफ के जवान थे, उनको हटा दिया, ऊपर से आदेश है उनके अधिकारियों का, आप हट जाइए, पुलिस को जाने दीजिए। ये इतिहास में पहली बार घटना देश में हुई है। कहाँ ले आएंगे सीबीआई को ये? इसलिए मैंने कहा आपको। गहलोत साहब, आरएसएस के बारे में आपने बहुत बात की है कि आरएसएस, सीएम के अपॉइंटमेंट में भी आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट है और
तो क्या आप अपने स्टेट में आरएसएस को बैन करेंगे? आपने उनकी कई खासियत बताई और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हवाला दिया, बड़े कांग्रेसी लीडर रहे हैं, तो क्या आप अपने स्टेट में इस पे बैन लगाएंगे या कोई एक्शन लेंगे? आरएसएस पूरे देश के अंदर अभी शासन नहीं कर रही है। जब जनता ने उनको स्वीकार किया अभी मोदी जी के रूप में, तो बैन लगाने की बात अभी हमारे सामने कैसे आ गई? ना तो किसी ने मांग करी है, ना हमने कभी इच्छा प्रकट करी है। हमें दमखम है कांग्रेस के अंदर। आप देखेंगे जो आज माहौल लग रहा है कांग्रेस के बारे में, वो माहौल नहीं रहने वाला है। ये गलत फहमी किसी को तो वो निकाल देगा देश के अंदर। अल्टीमेटली देश के अंदर एकमात्र पार्टी को जमात है कांग्रेस की, जो देश के 6.5 लाख गांव के अंदर हर गांव में इनकी चौकी है, जो बीजेपी की नहीं है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, हमें टेम्परेरी सेटबैक लगा है, इसमें कुछ दो राय नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। हम चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए पिछले चुनाव में, क्योंकि इस प्रकार राष्ट्रवाद की बातें की गई और लोग उसके अंदर विश्वास में आ गए। अब जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है 4-5-6 महीने के अंदर ही, लोगों को समझ में आ रहा है कि व्यापार दुखी है, उद्यम भी दुखी है, कई सुनवाई हो नहीं रही है, व्यापार ठप हो रहे हैं, कई व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और नौकरियां लगी नहीं है, नौकरियां जा रही है। तो इसलिए ये जो भ्रम पैदा किया गया वो भ्रम दूर हो जाएगा आने वाले वक्त। सर, आपने जो कहा पहले सर कि भावनात्मक मुद्दे लेके जो है वो पीएम मोदी बात करें। सर इधर मैं बोल रहा हूँ सर, मैं ओम प्रकाश राय, सूर्या समाचार से। जी बताइए। सर, आपने कहा कि भावनात्मक मुद्दे लेके जो लोकसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने पीछे, और इस बार भी यहाँ भी हरियाणा में भी वो 370 की बात कर रहे हैं। आज जो पीएम मोदी ने रैली की है उसमें दो बातें और जोड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व आ रहा है और करतारपुर साहिब के दर्शन के जो पहली बार 70 साल में जो बीजेपी सरकार ने है इसने किया है कि सिख श्रद्धालु दर्शन करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने दोषी कांग्रेस को बताया है। दूसरी बात, पानी जो है पंजाब से चला जा रहा है और चूंकि रेवाड़ी और इधर भी रैली की उन्होंने, तो पानी की समस्या है वहां दक्षिण हरियाणा में, उस पर उन्होंने कहा कि हम जो डैम बनाएंगे या जो भी वो हम समस्या खत्म करेंगे। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने 70 साल में किसानों के लिए काम ही नहीं किया, हरियाणा किसानों के लिए, इसलिए आज वो परेशान है। सर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी सिर्फ जो है आज तक के प्रधानमंत्री जो भी बने देश के अंदर, अब देखा होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके विचार, उनका आचार, वो अपने आप को अलग बनाए हुए हैं। वो हर मुद्दे को, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जवाब दिया बंबई के अंदर, उन्होंने कहा कुछ गलतियां कांग्रेस वक्त में हुई थी, तो बहुत स्वाधीनता के साथ कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, अगर कोई गलती कमी रह गई थी तो आप कमी दूर कर दो देश हित के अंदर। उसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये सब जो बातें कह रहे, पाकिस्तान का नाम लेके लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई है, यही से तो उन्होंने शुरुआत करी है। पानी हमने जाने लगी पाकिस्तान के अंदर, लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनको पूछो कि सरकारें कई बार बदली है, आज तक पानी कैसे गया? वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 5 साल तक उससे के बाद क्यों नहीं उठी? ये जुमलेबाजी है उनकी है, वो जुमलेबाजी विश्वास करते हैं और जुमलेबाजी के हिसाब से वो अमेरिका जाते हैं या कहीं जाएंगे, नेपाल जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वो जुमलेबाजी के हिसाब से अपनी बात करेंगे, अपनी स्पीच देंगे, तो अलग अलग हो रहा होता है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है कि इस प्रकार से वो आरोप लगाए कांग्रेस कुछ नहीं किया। और जहां तक ऑस्पिशियस डे की बात आप कह रहे हैं, वो तो सबके लिए सम्मानजनक है। क्यों किसी को आरोप लगा रहे हैं, उसके पहले उनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार किसी पार्टी पर धार्मिक आयोजन पे भी आरोप नहीं लगाए जाते हैं। सबसे कोई किसी प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं बढ़ती, मेरा मानना है। सर मैं मनवीर हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से। आपने भी राजस्थान में इलेक्शन देखा, भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़े आप लोग, अब हरियाणा का इलेक्शन है, आज आखिरी दिन है और भाजपा ने जिस तरह से कैंपेनिंग की और जिस तरह से मोदी जी को अपने प्रोग्राम बढ़ाने पड़े, बड़े बड़े नेताओं को प्रोग्राम अपने यहाँ पे बढ़ाने पड़े, उस हालात को आप किस तरह से देखते हैं हरियाणा में? क्योंकि वो जानते हैं कि पब्लिक का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। जो उन्होंने पार्लियामेंट में चुनाव में जो ऑरा बनाया था, जैसे वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, खाली हिंदू शब्द काम लेने बाकी रह गया था उनका, वरना राष्ट्रवाद का मतलब उनका वही है।
और उसमें वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि धीरे धीरे पूरी दुनिया के मुल्कों में कई तरह के आंदोलन भी हो रहे हैं कश्मीर को लेकर के। ये नहीं भूलना चाहिए उनको कि मीडिया में इतना कंट्रोल उनका है कि मीडिया में बातें आती नहीं है, वरना दुनिया भर के अंदर कोई हर फैसले की तारीफ नहीं हो रही मोदी जी के। और मोदी जी जिस प्रकार से लोगों को भेज रहे हैं या कैंपेन कर रहे हैं, इसके माने कि पब्लिक का मूड कभी बदल सकता है। हम तो मानते हैं कि जनता का रॉबर्ट्स कॉमन सेंस देश के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी, किसी को यकीन नहीं था कि पूरे देश के अंदर हम लोग नॉर्थ पे साफ हो गए थे। एक चीज राजस्थान में जीती, एक चीज मध्य प्रदेश जीती, वो दिन भी हमने देखा। और बाद में वापिस 2.5 साल के अंदर जो लहर चली इंदिरा गांधी की वापस तूफान आया कि 8-8 घंटे लोगों ने इंतजार किया मीटिंग के अंदर। रात को 3-3, 4 बजे मीटिंग होती थी और भयंकर मैंडेट उनको वापस जिता दिया। तो रॉबर्ट्स कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार जो अभी पर्सनली बना हुआ है बीजेपी का हरियाणा के अंदर, वो बदल भी सकता है। गहलोत साहब लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। गहलोत साहब, सर आपको चांस, आप तो फल में गुजर गए, आपको चांस और देंगे हम। गहलोत साहब आपने पड़ोसी राज्यों, है जी गहलोत साहब एक बोलो ना। ये आरोप कोई नई बात नहीं है। कई बार चुनाव में टिकट नहीं मिलते हैं तो राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी में होता है ऐसा, तो ऐसे आरोप लग जाते हैं। जब प्रोवोकेशन कोई होता है दिमाग के अंदर तो ऐसे आरोप लग जाते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है और लोग सब समझदार हैं, इन बातों में विश्वास नहीं करता। और अनफॉर्चुनेट है कि जो व्यक्ति को कांग्रेस सब कुछ दिया था वो व्यक्ति जिस रूप में गया है नौजवान, हमें उस बात का बहुत खेद है कि ऐसे व्यक्ति को सबने सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया उनको, और जिस रूप में वो प्रकट हुए हैं वो कोई विश्वास नहीं कर सकता जिसके बारे में। गहलोत साहब इनको बोलो सर। है जी, माइक दे दीजिए। अभी आप क्या बोल सबसे सीनियर तो यही है लगते मुझे तो, इसलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। गहलोत साहब माफ करना, अब तक जो पिक्चर बनी है हरियाणा के चुनाव के बारे में, उसमें तो यही लग रहा है जी कि एक तरफ बीजेपी ने अगेन खट्टर साहब को चीफ मिनिस्टरशिप के लिए मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, बोथ द पार्टी, और किसी ने इतना नहीं किया है। काइंडली टेल अस कि हरियाणा में, अगर हरियाणा में कांग्रेस को मौका मिलता है तो आपका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा? ये कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि ये काम कांग्रेस करती है चुनाव के बाद में करती है। विधायक क्या सोचते हैं, पब्लिक का मूड क्या है, किसके बारे में, हाईकमान पूरा असेसमेंट करके उसके बाद में फैसले होते हैं। नई बात है, एक बार मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ पर्यवेक्षक बनकर के। जब बुढ़ा साहब बने थे पहली बार मुख्यमंत्री, तो मैं ही ऑब्जर्वर था यहाँ पे, तो मुझे मालूम है सिस्टम वही है, वही सिस्टम आगे रहेगा। गहलोत साहब आपने गहलोत साहब आपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हैं उस पर सवाल उठाया है। आप ये बताइए कि यदि आपकी सरकार होती और पाकिस्तान बालाकोट हमला करता, पठानकोट हमला करता, माफ कीजिएगा, पठानकोट हमला करता, पुलवामा अटैक करता, तो आपकी रिएक्शन आपकी सरकार की क्या होगी? क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक ना करते? क्या आपको लगता है कि जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध यदि खराब हैं तो उसमें भारत का कसूर है? मैंने आपको जवाब दिया ना इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने 71 के वार में, वार तो जीते ही जीता था, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे मुल्क के अंदर, भयंकर युद्ध हुआ। मैं खुद बॉर्डर पे था उस वक्त में शरणार्थी लोगों की सेवा करने के लिए, और मुझे मालूम है कि क्या माहौल देश में बना उस वक्त में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है पार्लियामेंट के अंदर, वो दिन भी हमने देखा। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा सेना का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, उनका पराक्रम शौर्य को हम सलाम करते सब लोग, पर ये लोग
राजनीति जो कर रहे हैं उसको लेकर के उसमें एतराज हम लोगों को, वरना तो कौन उनको सलाम नहीं करता देशवासी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।